बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब कुछ यासर बात कर लेते हैं तफरीह की। और अगर तफरीह की बात आए तो मौजूदा दौर में टेलीविज़न जो है वो आम अफराद की एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा ज़रिया है। और इस अगर शोबे में हम देखें तो सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो ड्रामों के अलावा और किसकी हो सकती है, क्योंकि हमारे जो मौशरे में देखा जाए तो ज़्यादातर ख़वातीन खास तौर पर अगर घर में होती हैं तो वो ड्रामे ही देखती हैं। ख़वातीन ज़्यादा समझ सकती है कि रोटी भी अगर चूल्हे पर रखी हुई है तो ड्रामे का कोई सीन मिस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन अगर देखा जाए जिस मौशरे के मुख्तलिफ उसमें, क्योंकि ड्रामों में मुख्तलिफ मौशरों की मुख्तलिफ कहानियाँ होती हैं और लोग जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और ख़वातीन अगर हम उनकी बात करें तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। और अगर देखा जाए तो इस ज़मन में वफाकी हुकूमत की जानिब से भी एक अहम ऐलान किया गया है और आर्ट्स काउंसिल कराची ने तमाम टीवी चैनल्स के ड्रामों के लिए मुश्तरका अवार्ड्स देने का फैसला कर लिया। लेकिन इकरा यहाँ पे ये बात देखती हैं कि जब ये वफाकी हुकूमत एक बरसरे इक़्तिदार आई, इन्होंने ये कहा कि हम अपनी सिनेमा इंडस्ट्री का रिवाइवल करेंगे, हम अपने ड्रामे ज़्यादा अच्छे बनाएंगे। फिर इस ज़मन में मुख्तलिफ ममालिक से बात भी की गई, टर्की से भी बात की गई, बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं, इस्लामोफोबिया के ऊपर भी बात की गई कि हम एक स्पेसिफिक टर्म में ड्रामे बनाएंगे, हम अपनी जो प्रोडक्शन है उसको भी बेहतर करेंगे जो इस वक्त जवाल पजीरी का शिकार हो चुकी है। लेकिन वो फैसले कहाँ गए, वो अमल दरामद क्या हुआ, उसका बना क्या, किसको बेनिफिट मिला, उसका आज तक पता नहीं चल सका। नाज़रीन, आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर अहमद शाह ये कहते हैं कि बेहतरीन ड्रामा और बेहतरीन फिल्म का अवार्ड वफाक देगा। तमाम टीवी चैनल्स के ड्रामों के अब मुश्तरका अवार्ड होंगे और अब नेशनल अवार्ड की हैसियत हासिल होगी। बिल्कुल, ये अगर ये हो तो बहुत अच्छी बात है। यानी बहुत से फैसले ऐसे हैं जिसके सिर्फ दावे कर दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सी नौकरियां दी जाएंगी, आपको नया घर दिया जाएगा, इतनी आपको तनख्वाह दी जाएगी। यानी वो फेरी टेल्स हमें तो बहुत पता चलती है। लेकिन वैसे जो अब ये फैसले किए जा रहे हैं ये खुशाइंद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे अच्छे फैसले कायम है, हम भी कायम हैं। बिल्कुल, उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम यासिर बात करें दूसरी जानिब देखें पाकिस्तानी सिनेमा की, तो ये इंडस्ट्री जो कि पहले ही अपने पांवों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी और कोरोना वबा के आने के बाद, इस पेंडेमिक की सूरत हाल के बाद इस दहाने पर पहुंच चुकी है कि कोई सूरत हाल इसमें नजर नहीं आती है। आर्टिस्ट जो है वो घरों में बैठे हैं। देखें, अगर हमारे जो सिनेमा है आज से 1.5 साल पहले देखें, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करवाने जाए ना तो आपको पता चलता है वहां से सिनेमा सिरे से ही खत्म हो गया हुआ, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। यानी 1-1.5 साल से जब चले ही नहीं, बंद पड़े रहे, वो कारोबार लोग छोड़ चुके हैं, किसी और कारोबार की तरफ माइल हो चुके हैं। तो ऐसे वक्त में जब आप मईशत का रिवाइवल कर रहे हैं तो ये भी मईशत में किरदार अदा करने वाली इंडस्ट्री तो एक अहम है। पाकिस्तान अगर देखा जाए तो सिनेमा घर कोविड के दिनों में बंद थे और बेरोजगारी हमने देखी कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 10,000 के करीब बताया जाता है कि जो अदादोशुमार सामने आए कि 10,000 के करीब जो लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं पैंडेमिक के बाद। बिल्कुल, जो सिनेमा इंडस्ट्री से लिंक थे। लेकिन अब क्या सूरत हाल अब इसके ऊपर है और क्या हम आगे कर सकते हैं इन फ्यूचर, क्या प्लान हैं? हमें सीनियर आर्टिस्ट जमाल शाह साहब ने ज्वाइन। जमाल शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग जमाल शाह साहब। इस वक्त जो बुनियादी सवाल है, वफाकी हुकूमत एक खुशाइन फैसला कर चुकी है आर्ट्स काउंसिल कराची के तवस्सुत के साथ कि तमाम टीवी चैनल्स के जो ड्रामे हैं उसके लिए मुश्तरका अवार्ड दिए जाएंगे। आप इस फैसले को किस हद तक एंडोर्स करते हैं और उम्मीद क्या रखते हैं कि इस पर अमल दरामद कब तक होगा? जी, जहाँ तक कराची आर्ट्स काउंसिल का ताल्लुक़ है तो वो एक ख़ासा क्रेडिबल इदारा है। उसके डायरेक्टर अहमद शाह साहब जो हैं वो बड़े फ़हाल इंसान हैं, बहुत एक्टिव रहे हैं, कराची आर्ट्स काउंसिल को बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं। तो अवार्ड्स तो ज़ाहिर है अगर कोई ऐसा फ़ैसला किया गया है ये अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक वफाकी हुकूमत का ताल्लुक़ है, मैं ज़ाती तौर पे कुछ नहीं कह सकता, मुझे ज़ीरो कॉन्फिडेंस भी नहीं है। बहरहाल फिर भी अगर कराची आर्ट्स काउंसिल उसमें शामिल है तो ये एक अच्छी बात है और मुश्तरका अवार्ड्स होने चाहिए, बल्कि हुकूमत ये कि नेशनल अवार्ड्स जो हैं उनका इजरा शुरू कर दें। बिल्कुल जमाल शाह साहब, वैसे तो हुकूमत ने ऐलान भी किया है कि बहुत जल्द फिल्म और इंटरनेट की जो पॉलिसी है वो लेकर आ रहे हैं। क्या ऐसी किसी पॉलिसी के हवाले से स्टेक होल्डर से रब्ता किया गया? देखें, मैं भी एक छोटा मोटा फिल्म मेकर हूँ। मुझसे तो किसी ने रब्ता नहीं किया है, लेकिन मुमकिन है औरों से रब्ता किया गया हो। कुछ साल पहले फिल्म पॉलिसी बन चुकी थी, कोई 3 साल पहले, जो अच्छी खासी पॉलिसी है उस पर मेरा ख्याल है कि अमल दरामद होना चाहिए। और फिल्म के लिए ये ज़रूरी है कि एग्ज़िबिशन सेंटर्स हों, सिनेमाज़ बहुत बड़ी तादाद में बनाए जाएं और वो तमाम ऐसे सिनेमाज़ हों कि जो आम आदमी के रीच में हो, यानी उसकी टिकट जो है वो सस्ती हो।
हम कोई 22 करोड़ से ऊपर की आबादी के लोग हैं। 1975 तक हमारे पास 1500 सिनेमा हाउसेस थे, इस वक्त कोई 150 हैं। तो मेरी दानिश में कोई तकरीबन 3000 के करीब सिनेमा हाउसेस होने चाहिए। जब तक नमाज नहीं होंगे तो पॉलिसी आप कुछ भी बनाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। पुराने सिनेमा तो वैसे ही बंद होते जा रहे हैं, अब नए सिनेमा खोलने के हवाले से कयास आराई की जा सकती है या खुशफहमी में रह सकते हैं हम। शाह जी, एक सवाल ये है कि चंद दिन पहले जो कराची में फिल्मी मेले का इनेकाद किया गया, उसमें कोरोना SOPs की वजह से कोई फिल्म ही नहीं दिखाई गई। ऐसे फिल्मी मेले की आपकी नज़र में कोई अहमियत है? अगर इनेकाद करना ही था तो किसी और तरीके से किया जा सकता था। हाँ, फिल्मी मेले में अगर कोई फिल्म न दिखाई जाए तो वो तो मेला नहीं होगा, सिर्फ कागज़ पे ही कोई जमा तफरीक होगी। मैं समझता हूँ कि कोरोना SOPs के बावजूद फिल्में दिखाई जा सकती हैं कि इस तरह से कि फ़र्ज़ करें कि 200 सीट का कोई हॉल है, सिनेमा हॉल, तो उसमें आप 50 लोग बिठाएं, और अगर 100 के हैं तो 25 लोग बिठाएं। इस तरह से कम मेले तो हो सकते हैं। मुझे समझ नहीं आती फिल्में इन्होंने क्यों नहीं दिखाई, ऐसी तो कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। जमाल शाह साहब, पाकिस्तानी अगर ड्रामे की बात की जाए तो हालिया बरसों में शदीद तनकीद इस मामले पर भी की गई कि आज का ड्रामा तो मशरकी रवायात के ख़िलाफ़ है और ख़ानदानी निज़ाम में बिगाड़ का बायस बन रहा है। आपका मुशाहिदा क्या है इस ज़मन में? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे सेंसरशिप के ख़िलाफ़ हूँ। खुल के बात कहनी चाहिए और तमीज़ से बात कहनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो ड्रामे जो बहुत जल्दी में बनाए जाते हैं और बिल्कुल कमर्शियल तकाज़ों को मद्देनज़र रख के बनाए जाते हैं, वहाँ मशरकी रवायात या हमारी जो अपनी रवायात हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। बाय एंड लार्ज तो ड्रामा जो है वो इतना बुरा नहीं है, ठीक ही है, लेकिन ये है कि ड्रामे की सनत को ज़रा फ़रोग़ देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट चैनल्स जो हैं उनके दरमियान कोई मुकाबले की फ़िज़ा होनी चाहिए, मस्बत मुकाबले की फ़िज़ा होनी चाहिए। और अच्छे जो राइटर्स हैं हमारे, बड़े आज़मूदा, उनको दोबारा ला के उनसे अच्छे स्क्रिप्ट्स लिखवाए जाएं, इसलिए कि उनको अपने अक़दार का नए लोगों से ज़्यादा पता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नए लोग अच्छा नहीं लिखते हैं, लेकिन जो कॉम्प्रोमाइज़ प्रोडक्शन होती है, जो सिर्फ़ और सिर्फ कमर्शियल तकाज़े सामने रख के बनाई जाती हैं प्रोडक्शंस, उसमें चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और वो जल्दी में कमाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ के पेश करते हैं। उस पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। ये चैनल्स जो हैं उनके अपने एडिटोरियल बोर्ड की ज़िम्मेदारी है कि वो अपना मयार बेहतर से बेहतर करते जाएं, इसलिए कि ज़्यादा मयारी चीज़ उनको ज़्यादा बेहतर तौर पे कमा के दे सकती है। ये उनकी दानिश में पता नहीं जल्दी वाली चीज़ें क्यों ज़्यादा अहम, ये रुझान जो है। पहले बात कर चुका हूँ कि जो हमारा सिनेमा है, सिनेमा इंडस्ट्री जो पूरी है, वो इस कोविड के दौरान बहुत सी ज़वाल पजीरी का शिकार हुई, लोग बंद करके चले गए, तो उसको जो नुकसान पहुंचा है, अगर हुकूमत उसके रिवाइवल के लिए इक़दामात करे तो आपकी सजेशंस क्या होंगी हुकूमत के लिए? सिनेमा इंडस्ट्री में ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत की इनपुट हो, ज़रा सरपरस्ती हो। एक तो सिनेमाज ज़्यादा बनाए जाएं, दूसरा जो एग्जिस्टिंग सिनेमाज हैं उसमें लोगों की तादाद कम करके, यानी 25% अलाउ करके एंट्री जो है लोगों की तादाद, इनको ओपन कर देना चाहिए। मार्केटें तो बिल्कुल खुली हुई है, हर लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के जा रहे होते हैं। तो सिनेमाज में कोरोना ने क्या करना है अगर आप कोरोना SOPs का ख्याल रख के अलाउ करें कि वो फिल्में दिखाएं? इसलिए कि फिल्में एक चलनी चाहिए, बहुत अच्छी तफरीह है, हमारे लोगों को उसकी ज़रूरत भी है। और फिर हमारी इंडस्ट्री को सिनेमा हाउसेस के आबाद होने की ज़रूरत है कि सिनेमा हाउसेस आबाद हो, ताकि हमारे फ़नकार जो हैं, हमारे प्रोड्यूसर जो हैं, हमारे डायरेक्टर्स कुछ बनाएं और कंटेंट प्रोड्यूस हो जो इन सिनेमा हाउसेस में दिखाया जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि SOPs का ख्याल रखते हुए भी आप स्क्रीनिंग फिल्मों की अलाउ करें। या फिर एक सिलसिला और भी हो सकता है कि आप ओपन एयर सिनेमा हाउसेस हैं और वहाँ लोग दूर बैठे और
ये सिलसिला सिनेमाज भी बनाए जा सकते हैं। आपकी तजवीज़ तो हमारे सामने आ गई है, यकीनन एक अच्छी तजवीज़ है। बहुत शुक्रिया जमाल शाह साहब, अपना कीमती वक्त अपने सुबह सवेरे पाकिस्तान को दिया। लेकिन यासिर, वैसे उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है कि हमें कहा है कि सिनेमा घरों को जो है वो हम लोग आबाद कर सकते हैं, दोबारा से फिल्म दिखाई जा सकती है SOPs के ऊपर अमल करते हुए। जब दुनिया भर की इंडस्ट्रीज नाजरीन इस वक्त जवाल पजीरी का शिकार, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को धचके लगे। कुछ कंपनीज ऐसी थी, कुछ इंडस्ट्री ऐसी थी जिसको बहुत बूम मिला, यानी ऑनलाइन जो वाबस्ता थी उसको बहुत ज्यादा बूम मिला। अब जब रिवाइवल होना है तो हर चीज़ का होना है। बेशतर ममालिक ऐसे हैं जो इकदामात कर रहे हैं और सिनेमा इंडस्ट्री के हवाले से इकदामात कर रहे हैं, इनोवेशंस ला रहे हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए वो बेहतरीन के फैसले कर रहे हैं। तो हम भी वैसा मॉडल कोई अपना सकते हैं, लेकिन हमें हर सूरत में SOPs पर अमल करना है ताकि हमारी तमाम जो बुनियादी फर्ज है दोबारा से रूटीन पे आ सके। लेकिन अब यासिर आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं। पेट्रोल की प्राइसेस क्योंकि बढ़ गई हैं तो अब आवाम को थोड़ा सा धचका लगेगा, क्योंकि हुकूमत ने आग लगाई, पेट्रोल छिड़का, पहले थोड़ी सी तसल्ली दी कि IMF हमें कहता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाएं, लेकिन हमारे वजीर खजाना नहीं मानते। हमने खुशाइन समझा। बजट की तकारीर अभी हो रही हैं, बजट पास नहीं हुआ, इसी दौरान पेट्रोल बम आन गिरा है कि कीमतों में इजाफा हो चुका है। अब ये जो कीमतों में इजाफा हुआ, इसका असर क्या होगा? बिल्कुल इसका असर अवाम पे ही होगा। और क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि जी पेट्रोल की प्राइसेस अगर बात दो चीजें, पेट्रोल और बिजली, इन दोनों की कीमतें अगर बढ़े तो वो सीधे का सीधा मार्केट पे इफेक्ट करता है। मार्केट पे हो तो एक आम फर्द पे इफेक्ट करता है। अब अगर इनकी कीमतें कम हो तो ये भी खुशहाली की जामिन होती हैं। अब अगर ये बढ़ती रहेंगी, लेवीज की मद में आप बढ़ाते रहेंगे तो फिर आप पे इफेक्ट तो पड़ेगा। बिल्कुल। अगर हम बात करें यासिर वफाकी हुकूमत की, तो 30 जून तक के लिए पेट्रोल मसनूआती कीमतों में इजाफा किया गया और पेट्रोल की कीमत जो है वो ₹2.13 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि पेट्रोल की नई कीमत ₹110.69 फी लीटर है। और हाई स्पीड डीजल की अगर हम बात करें तो उसकी कीमत में भी ₹1.79 फी लीटर इजाफा किया गया है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत जो है वो ₹2.03 फी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत जो है वो 89 फी लीटर हो चुकी है। जबकि मट्टी के तेल की अगर हम बात करें तो वो ₹1.89 फी लीटर इजाफे के बाद इस वक्त मट्टी के तेल की कीमत ₹81.89 पे मुकर्रर हो चुकी है। तो अब इसका जो बुनियादी इफेक्ट है वो मार्केट पे पड़ेगा, जो इसका असर है वो अवाम पे पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अवाम पहले ही परेशानी का शिकार और कि भाई महंगाई हो रही है और महंगाई के बाद अब साथ ही पेट्रोल वगैरह जो है उसकी प्राइसेस में अगर बढ़ाई जा रही है तो यकीनन अवाम के ऊपर ये बोझ पड़ गया। एक और अवाम जो है इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। अभी जो बुनियादी तौर पे हमारे वजीर ख़जाना भी बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि हमने डायरेक्ट महंगाई को टारगेट करना है, महंगाई को टारगेट करना है, जो तनख्वाहदार तबका है उस पर कोई नया टैक्स नहीं लगाना, इसलिए महंगाई कंट्रोल हो सकती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। अब आप ये देखिए कि अगर तमाम इशारे मुस्बत समत में गामज़न हैं, हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इस वक्त हाई रेट पे है, हमारी बम्पर क्रॉप हो रही है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तो फिर ये महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो? लेकिन यासिर अगर देखा जाए तो ये हुकूमत के जो मुआशी इस्तेहकाम के दावे थे, हम देखते हैं कि वो धरे के धरे रह गए हैं और पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने अब महंगाई का अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। उन्होंने ये एक रिपोर्ट सामने आई है, ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक के नताइज जो वो ये हैं कि 75% पाकिस्तानियों ने महंगाई को अपना से बड़ा मसला करार दिया। हमें इसी बीच ज्वाइन कर चुके हैं माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम शहजाद साहब, गुड मॉर्निंग। खुर्रम शहजाद साहब, इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है, जिस तरह महंगाई उरूज पे पहुंची हुई है, अवाम भी बिलबिला रहे हैं, हुकूमत को भी इदराक है, वो कहते हैं कि हम बेहतरी के फैसले करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी, महंगाई भी कंट्रोल में नहीं आएगी, तो मामला चलेगा कैसे? हुकूमत हमें सही ब्रीफ नहीं कर रही या अवाम सही समझ नहीं पा रहे? देखिए, पहली बात यह है कि महंगाई ऑफ कोर्स एक सबसे बड़ा जो है वो इशू है इस वक्त, और महंगाई में फूड इन्फ्लेशन जो है वो मसला रहा है कोई 2.5-3 साल से। अभी भी जो फूड इन्फ्लेशन है, बेसिक इन्फ्लेशन जो होती है, खाने पीने की अशियाओं की में महंगाई जो होती है वो 15% है। लास्ट मंथ भी 15% से ज़्यादा आई है, और पिछले कोई अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में 12 महीने से ज़्यादा, इनफैक्ट कोई 1.5 साल से जो महंगाई की शरह है फूड में, यानी कि खाने पीने की बेसिक अशिया में, वो डबल डिजिट में, यानी कि 10% से ज़्यादा रही है ऑन एवरेज। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, और इसमें 2 इश्यूज़ हैं।
एक तो ये कि लोकल जो है हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम हुई थी, क्रॉप्स जो है कम जो है वो उनकी जो है वो आउटपुट कम आई थी, जिसमें वीट भी था, जिसमें शुगर भी था, और दूसरी जो है वो बेसिक जो है वो कमोडिटीज़ थी जिसमें हमने कम प्रोड्यूस किया था। इस साल अल्लाह का शुक्र है कि हमने वीट जो है वो अच्छी क्रॉप एक प्रोड्यूस की है, शुगर में बेहतरी हुई है। और अच्छी हम कितनी कहेंगे गुज़श्ता सालों की निस्बत? कहने का मतलब ये है जी देखें, जैसे अच्छी का मतलब ये है कि हमारी डिमांड जो है, डिमांड सप्लाई देखें, अगर मैं बात कर रहा हूँ गंदम की, तो तकरीबन कोई 26 मिलियन टन तक की डिमांड हमारी हो गई है अब, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लेकिन हमारी यील्ड नहीं बढ़ रही, हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी, हम उस हिसाब से क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो वो हमें एग्रीकल्चर पे हमें जो है वो फोकस करना है। तो हमारी डिमांड है तकरीबन 26-27 के करीब, और प्रोडक्शन भी अभी 26-27 के करीब तकरीबन आई है। तो बम्पर का मतलब ये है कि पिछली मरतबा जो है वो 24 या 25 हो रही थी, अब थोड़ा सा ज़्यादा हुई है, और उसकी वजह से थोड़ी सी बेहतरी आएगी, लेकिन मसला ये है कि अभी भी प्राइसेस कम नहीं हुई हैं, ये है इशू। क्योंकि अगर फार्म टू मार्केट की हम बात करते हैं कि जी आपने प्रोड्यूस किया, अगर ज्यादा हुआ है या बेहतर हुआ तो उसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे आना चाहिए, अगर नहीं आता तो खुर्रम साहब, जिस तरह से एक सर्वे रिपोर्ट भी सामने आई है और उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि 75% जो अवाम है वो महंगाई की वजह से तंग है, तो आप क्या समझते हैं ये अवाम की रवायती राय है? वाकई पाकिस्तान में महंगाई जो है वो ज्यादा हुई है दीगर ममालिक की अगर निस्बत देखा जाए, जो दीगर खित्ते के ममालिक हैं? नहीं देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि महंगाई हुई है। अगर आप कुछ सर्वे रिपोर्ट्स देखें तो पिछले साल अगर आप इसी महीने की बात करें, इससे पहले पिछले 2 महीने की बात करें, अप्रैल मई की, तो उस वक्त जो है आपकी एक एवरेज घराने की जो कमाई थी महीने की, वो थी तकरीबन कोई 45 या 44 हज़ार रुपए के करीब थी, और उस वक्त खाने पीने की अशिया का जो हिस्सा था उसके अंदर वो 30% था। आज वही कमाई है जो है, या जो भी एक एवरेज घराना कमा रहा है, वो उसकी आ गई है कमाई तकरीबन 33 हज़ार रुपए पे, यानी कि पहले 40 हज़ार से ज्यादा थी, वो 33 हज़ार पे आ गई एक साल में। यानी कि एक तरफ से जो कमाई है वो नीचे आ गई है, इनकम नीचे आ गई है, और जो खाने पीने एशिया का जो पोर्शन है वो 46% हो गया है। लेकिन इस पे सद अफसोस ये है कि हमारे वज़रा ये कहते हैं कि अगर महंगाई बढ़ी है तो कुव्वत खरीद भी बढ़ चुकी है। खुर्रम साहब, एक बुनियादी सवाल है जो हमारी हुकूमत अवाम से कहते हैं कि ये चक्कर है जिसकी वजह से महंगाई को कंट्रोल करना है। वो कहते हैं कि हम मिडल मैन का किरदार ख़त्म कर रहे हैं बीच में से, यानी आड़ती के पास पहले चीज़ जाती है, फिर उस मंडी से एक सब्ज़ी मंडी में आती है, फिर वहाँ से दीगर शॉप्स पे जाती है, इसलिए ये महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन ये सिस्टम तो सदियों से राइज है, उस वक्त महंगाई क्यों ना थी जो अब महंगाई है? देखें, बात ये है कि आप बात सही कर रहे हैं कि ये जो मिडिल मैन है, ये गवर्नमेंट का पॉइंट सही है। आरती सिस्टम जो है वो एक पूरा एक इको सिस्टम है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करता है, वो वेयर हाउसिंग भी प्रोवाइड करता है, वो ओवरऑल जो है वो सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये मिडिल मैन बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इशू ये है कि ये हम बात काफ़ी अर्से से करते आए हैं, उसका हमने ऑल्टरनेट क्यों नहीं क्रिएट किया? अब गवर्नमेंट एटलीस्ट ये बात जो जरूर कर रही है, लेकिन देखें अभी आगे जाते हुए क्या हो सकता है, हम ये देखते हैं कि क्या आगे महंगाई होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आने वाले दिनों में, अब देखें बजट के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेट्रोलियम लेवी का, जो कि पेट्रोल के ऊपर एक टैक्स लगता है जिसको कहते हैं पेट्रोलियम लेवी। अच्छा, वो टैक्स जो है या तो पहले डेवलपमेंट के लिए होता था कि आप इन आवाम से पैसे लेते हैं और उसका ऑल्टरनेट क्रिएट करते हैं, यानी कि आप पेट्रोल डीजल ये सब यूज ना करें, हम आपको ऑल्टरनेट क्रिएट करके देंगे और पूरा ऑयल सेक्टर डेवलप करेंगे। ये लेवी उसलिए होती थी, अब खाली सिर्फ और सिर्फ ये टैक्स पूरा करने के लिए लेवी बन रही है और दायरे के काम आदमी से आ रही होती है। इसमें मसला ये है कि पिछले साल गवर्नमेंट ने 400 अरब रुपए इकट्ठे किए थे जब ऑयल प्राइसेस $20 से भी नीचे चली गई थी। आज मैं अभी का आपको नंबर बता रहा हूँ, जो ब्रेंट है, जो दुनिया का बेंचमार्क है ब्रेंट ऑयल, वो इस वक्त $73 भी से भी ऊपर चला गया है, और ये 80% 90% ऊपर है पिछले साल की जो है वो इस महीने की जो है वो लेवल से। तो इसका मतलब ये है तो खुर्रम साहब, इसका मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? हमें स्टोरेज के हवाले से इकदामात करने चाहिए कि जब रेट सस्ता हो तब लेके स्टोर कर लिया जाए, वो लेवी की मद में जो पैसे बढ़ाए जाते हैं वो ना बढ़ाए जाएं, आवाम को रिलीफ दे दिया जाए। देखिए, लेवी का मकसद ये था कि ऑयल सेक्टर की डेवलपमेंट हो, ताकि ओवरऑल पूरी बड़ी चेन जो होती है आपकी, पूरे सेक्टर की जो चेन होती है वो डेवलप हो, और यही उसमें आए जो आपने बात की कि जी वेयर आपकी जो है वो स्टोरेजेस भी क्रिएट हों, पाइपलाइंस बिछें, नई प्रोडक्ट्स क्रिएट हों, नई प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो आप इनेबल किया जाए आपके एनवायरनमेंट को, आपके जो है वो प्लेयर्स को इसमें ऑयल सेक्टर की पूरी चेन में, एक्सप्लोरेशन से लेकर रिफाइनिंग से लेकर और रिटेल एंड मार्केटिंग तक, ये पूरी ऑयल चेन जो ऑयल एंड गैस चेन जिसको डेवलप करने की बात की गई थी,
लेकिन वो नहीं हुआ ना, यही तो प्रॉब्लम है कि हम टैक्स ले लेते हैं बट उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। हम सिर्फ अगर टैक्स इसलिए लेंगे कि अपने टारगेट्स पूरे करें, एक आम आदमी की जेब से तो पैसा निकल जाएगा, बट अगर उसको वो अल्टरनेट नहीं मिलेगा तो वो हमेशा इस तरह की इन्फ्लेशन का जो है वो शिकार रहेगा, जो आने वाले दिनों में लग रही है मुझे, क्योंकि अभी तो $70-75 पे ऑयल चला गया है। अगर हमने यहाँ पे जैसे सऊदी ऑयल फैसिलिटी है उसकी बात हो रही है, वो हमें जल्द से जल्द लेनी चाहिए। अगर हम इस तरह के इक़दाम नहीं करेंगे तो हमें दो तरह की महंगाई हिट करेगी, एक ऑयल की महंगाई, दूसरा ये फूड इन्फ्लेशन भी 40% दुनिया में सोयाबीन, व्हीट, राइस, मेज, इन सब की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। क्यों? क्योंकि एकदम से कोविड से बाहर आ रही है इकोनॉमीज, तो डिमांड तो अपनी जगह बढ़ रही है और स्टिमुलस पैकेजेस दिए हैं सेंट्रल बैंक्स ने कि जी आप पैसा लें, इंटरेस्ट रेट्स को जीरो कर दें ताकि लोगों के हाथ में पैसा हो। जब आपके हाथ में पैसा आता है, बेसिक्स की डिमांड बढ़ गई और पीछे से सप्लाई इतनी नहीं आ रही। जब सप्लाई इतनी नहीं आ रही तो फूड की प्राइसेस दुनिया में बढ़ गई हैं, इसका इम्पैक्ट भी हमें आएगा। तो इसलिए हमें बड़ा सोच समझ के चलना है। महंगाई आगे मजीद बढ़ सकती है अगर हमने अच्छे डिसीजन लिए, टाइम पे लिए और इसको अरेस्ट किया। गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है, उसके उनको भी पता है कि पेन पॉइंट यही है, बट देखना ही होगा कि इसको कैसे किया जाता है एक आम आदमी के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, अपना कीमती वक्त सुबह सवेरे पाकिस्तान को। यही देखा जाए तो यासिर, अगर इस तमाम तर सूरत हाल में सिर्फ पिस रहा है तो अवाम जो अवाम है वो पिस रही है इस महंगाई की चक्की में, क्योंकि मैकेनिज्म कोई नहीं है। पूरा मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए। अगर हुकूमत एक रेट का, सरकारी रेट का इजरा कर रही है तो फिर उसके बाद कोई दूसरा रेट नहीं आना चाहिए। अगर कोई दूसरा रेट निकल रहा है तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे इबरत होनी चाहिए। ट्रेंड सेट हो, मैकेनिज्म हो, तनासुब हो, तो फिर बेहतरीन के फैसले हो सकते हैं, तभी हम इन तमाम चीजों पर कंट्रोल कर सकते सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे लेना एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे